सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग। ध्यान से सुन लिया ना, तो ये कुछ नहीं पॉसिबिलिटी है कि गया भी है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी करने में मदद करता है। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन क्या है कि मदद से हमारा रेप्लिकेशन हो सके। तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे याद रख सकते हैं? टीबी रीराइट इन्फॉर्म करेगा, विरुलेंस फैक्टर का नहीं। Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हमारा थर्ड लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का फर्स्ट एंजाइम्स वाला पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें मेनली हमने फोकस किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर। आज के जो लेक्चर है वो हम सेकेंड टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करेंगे, जो कि है वेक्टर। क्या क्या तीन थे? सबसे पहला था एंजाइम्स, दूसरा था वेक्टर, तीसरा था होस्ट ऑर्गेनिज्म। दूसरा हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम उसके अंदर डालते हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म या होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास लेके जाता है और हमारे लिए वो जीन की मल्टीप्लिकेशन करता है। फर्स्ट लेक्चर से मैं यही बताती आ रही हूँ, लेकिन अब वेक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है वेक्टर, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से अलग अलग जगह में अलग अलग वेक्टर्स यूज होते हैं, जो भी है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स में तीन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं: ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जो मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA बनाता है, सिलेक्टेबल मार्कर वो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है, और क्लोनिंग साइट वो जो सिलेक्ट करने में मदद करता है रिकॉम्बिनेंट्स को। जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आया उसको और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लोग तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, यहाँ से चालू कर देंगे वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पहले PBr 322 का जो है स्ट्रक्चर वो पढ़ते हैं। PBr 322 इज अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड हो सकता है, तो प्लाज्मिड हमारा सर्कुलर DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। इतना तो हमको पता ही है, या कुछ नया बोला मैंने? क्या मुझे सर्कल पहले से बना के रखना चाहिए था? बहुत टाइम वेस्ट होता है एक सर्कल अच्छा बनाने में। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगी कि क्या क्या करना है इस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें डालने के लिए। वो अगर मैं बताऊंगी, वो तुमने ध्यान से सुन लिया ना, तो ये कुछ नहीं है। ऐसे समझोगे तो क्या ही समझ में आएगा कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है, कि रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करता है। उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा। मैं अब आपको बताऊंगी, फिर वापस इस पे आएंगे, तब देखना कैसे समझ में आता है। ये है हमारा PBr 322 का स्ट्रक्चर। मेरे साथ बनाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। PBr 322 में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, BR स्टैंड्स फॉर कि जिसने बनाया है, और 322 वो एक नंबर है जो बाकी सब वेक्टर्स को इससे अलग करता है, इसलिए इसका नाम है PBr 322, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अब ऑब्वियसली प्लाज्मिड है। अब मैंने आपको बताया है कि प्लाज्मिड के अंदर कोई ना कोई एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या कि मान लो कि कोई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर प्लाज्मिड है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अंदर प्लाज्मिड है, और वो बैक्टीरिया ने कोई इंसान को अगर इन्फेक्शन किया, ऑब्वियसली बैक्टीरिया तो इंसान को इन्फेक्शन करता है ना, हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि इंसान को इन्फेक्शन करता है। तो बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट करेगा इंसान को, तो हम उसको बचने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। पर ये वाला जो बैक्टीरिया है बहुत शातिर है, इसको पता है कि हम एंटीबायोटिक देने वाले हैं। मान लो कि हमको पेनिसिलिन देना है, लेकिन इस भाई साहब के पास ऑलरेडी पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट है, तो हम पेनिसिलिन दे तो ये मर जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास वो वाला ऐसा प्लाज्मिड के अंदर वो जीन है जो पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट है। सिमिलरली ये जो प्लाज्मिड है PBr 322, वो प्लाज्मिड के अंदर होता है इस साइड पे एक ऐसा जीन जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है,
और इस साइड पे एक होता है जीन जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होता है। ये सब हमारे सारे काम आने वाले हैं, कुछ भी बकवास नहीं बता रही हूँ, ठीक है। एक साइड पे जीन होता है जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है और दूसरी साइड पे होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन। एक जगह पे ऐसी होती है, एक चीज़ होती है जीन जिसको बोलते हैं ORI। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको शॉर्ट में लिखते हैं ORI। जिसके अंदर जितना ज़्यादा ORI होंगे उसके अंदर उतना ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि ओरिजिन इधर से हो रहा है। तो अगर बहुत सारे जीन्स होंगे, ORI जीन्स होंगे, तो बहुत सारी जगह से रेप्लिकेशन होगा, तो बार बार रेप्लिकेशन होगा। तो इसलिए जिसका ORI ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं प्लाज्मिड, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं जहाँ पे हम लोगों को जल्दी प्रोडक्ट चाहिए। जिसमें कम ओरिजिन्स होते हैं उसमें कम रेप्लिकेशन होती है, पर होती तो है ऑब्वियसली, पर कम होती है। एक और होता है इधर ROP। ROP इज द जीन जो ओरिजिन को रेगुलेट करता है। यहाँ पे ओरिजिन है, उसको रेगुलेट करने वाला जीन उसके एग्जैक्ट बाजू में होता है, जिसको बोलते हैं ROP। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैं एंजाइम्स लिखूंगी। BAM-H1, SAL1, PVU2, PVU1, PST1, CLA1, EcoR1। ये मैंने क्या लिख दिया? SAL1 है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिसकी मदद से हम इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ऑब्वियसली BAM-H1 EcoR1 तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा। तो अगर मैं BAM-H1 यूज़ करूँ इनके ऊपर तो यहाँ पर कट लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे को कट लगाना है तो PVU2 यूज़ करूँगी, यहाँ पे कट लगाना है तो PVU1 यूज़ करूँगी। इस तरीके से ऐसा होता है। तो अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम क्या करेंगे, हम अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ होगा जिसको मैंने यहाँ पर भी BAM-H1 से कट किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे BAM-H1 से कट किया हुआ और यहाँ पे BAM-H1 से कट किया हुआ, दोनों की जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सेम होंगे, तो यहाँ पर आके वो इजीली चिपक सकती है। ऑब्वियसली अगर इधर G हो, इधर A हो, ठीक है, इधर T हो, इस साइड पे यहाँ पर भी GAT होना, सॉरी इधर GAT ही होना चाहिए। पर लेकिन अगर कोई दूसरा, मान लो कि अगर G की जगह यहाँ पर जैसे अगर आता तो G आना चाहिए था, इधर A आना चाहिए था, इधर T आना चाहिए था। पर अगर मान लो ऐसा ना हो कि अगर ये ऊपर T हो तो वो इधर चिपकेगा ही नहीं ना, वो अपनी जगह पे G वाला तो G वाली जगह पे आके ही चिपकेगा ना, वो T के साथ क्यों चिपकना चाहेगा? T का यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री A, और इस तरफ क्या आ रहा है, G आ रहा है, तो G और A क्या बॉन्ड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी वही ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो वो कैसे होगा? वो BAM-H1 पे एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली BAM-H1 एक ही कोई सिमिलर न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करेगा ना, इधर जिधर एक्ट करेगा वो भी सेम न्यूक्लियोटाइड उधर भी वही एक्ट करेगा। BAM-H1 सेम ही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस सेम ही सीक्वेंस पे एक्ट करता है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। तो हम ऐसा ही कुछ चूज करेंगे कि यहाँ की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, यहाँ की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस सेम हो, ये हमें पहले से पता होगा, ठीक है। वहाँ पे BAM-H1 से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा काटा। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या किया, DNA लाइगेज की मदद से यहाँ पे आके स्टिक कर दिया, टेट्रासाइक्लिन को निकाल दिया और यहाँ पर हमारा आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। ग्रीन सर नहीं बनाती, रुक जाओ, पहले इतना लिख लो, फिर मैं इसके आगे पूरी की पूरी प्रोसेस बताती हूँ डिटेल में। क्या एक काम करो, इसकी प्रोसेस बताने से पहले मैं इसको पहले लर्न करवा देती हूँ। चलो, ये आपको लर्न भी करना होगा, PBr 322। ये क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा याद रहना चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो BAM-H1, SAL1, PVU2, PVU1, PST1, CLA1, EcoR1, हम ऐसे सीरीज में जाएंगे। आप कोई बाम, पता है जब भी कुछ दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो हम बाम लगाते हैं। तो आपने बाम लगाया क्योंकि आपको सर में दर्द हुआ। क्या? बाम लगाया क्योंकि आपको सर में दर्द हुआ। क्यों सर में दर्द हुआ?
क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बाम लगाया क्योंकि आपको सर में दर्द हुआ, और वो बाम आपने कहाँ से लिया? पहले तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया, दूसरे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से। क्यों? क्योंकि जो आप यूजुअली जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते रहते हैं वहाँ पे आपको नहीं मिला, सिंपल सी बात है। तो आपने बाम लिया क्योंकि आपको सर में दर्द था दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें आपको अभी नहीं मिला जहाँ आप यूजुअली जाते हो। अब क्यों आपको सर में दर्द हो रहा है? बार बार मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्यों सर में दर्द है, क्यों सर में दर्द है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? चुप हो जा, बार बार पूछे जा रही है। तो PST ऐसे चुप का साइन, वो पता है जेठालाल ऐसा करे वैसा वाला PST का साइन वैसा। क्योंकि आप क्लास में, आज की जो हम बायोटेक की क्लास पढ़ने वाले हैं, वो क्लास में जो आए हो वो इको में आए हो, इको व्हीकल में क्लास में आए हो, समझे? तो देखो सब 1 है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल 2 को छोड़ के, इसलिए मैंने वहाँ पे 2 मेंशन किया। तो बाम H1 क्योंकि बाम लायो, साल 1 क्योंकि सर में दर्द है, फिर PVU2 प्राइवेट हॉस्पिटल 2, फिर PVU1 प्राइवेट हॉस्पिटल 1, फिर PST1 क्योंकि बार बार मैं पूछे जा रही हूँ आपसे कि क्यों सर में दर्द हो रहा है, क्यों सर में दर्द हो रहा है। मैं चुप बोला कि तुम्हारी वजह से ही सर में दर्द है, मैं तुम्हारी क्लास में आया था इको में, तो क्ला 1 इको R1, और इस वजह से मुझे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स आपको याद रह गए। इधर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ये आपको याद नहीं रहेगा तो भी अभी याद हो जाएगा, क्योंकि मैं जो पूरी प्रोसेस बताऊंगी ना उसमें आपको हो जाएगा। और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना ही चाहिए ना, उसके बगैर तुम क्या ही कर लोगे प्लाज्मिड का? जब वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, तुम घुसाते रहो उसके अंदर जीन, वो जब बनाएगा ही नहीं उसका प्रोटीन, जब रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो क्या फायदा तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर डालने का? और अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो उसको कंट्रोल करने वाला भी कोई होगा। ठीक है, अब मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, मतलब ऐसे सुपरफिशियली बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं, तो मैं बता देती हूँ। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरी पसंदीदा वाला जीन होगा जो इसका मुझे आगे रेप्लिकेशन कराना है ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, वो टेट्रासाइक्लिन के अंदर डाल देंगे, टेट्रासाइक्लिन की जगह पे डाल देंगे। ठीक है, अगर हम टेट्रासाइक्लिन की जगह पे डाल देंगे तो इसमें टेट्रासाइक्लिन की जीन निकल जाएगी। अगर टेट्रासाइक्लिन की जीन निकल गई तो क्या ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा? ऑब्वियसली हमने उसके जीन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की है। तो अगर हम लोगों को पता करना है कि हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो टेट्रासाइक्लिन की जीन के अंदर गई या नहीं, या प्लाज्मिड के अंदर गई या नहीं, तो हमको क्या देखना होगा कि जो हमारा प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो वो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट के अंदर चला गया है और अब हम हमारा काम आगे कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले रिकॉम्बिनेंट बनाने का काम है ना, प्रोसेस जो आगे हमको करना है वो तो बाद में करेंगे, अभी तो पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट होस्ट बनाना है। वो बनाना ही बहुत, अब हमको दिख थोड़ी रहा है कि ये लो इतना बड़ा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इतना सारा प्लाज्मिड, चलो फेविकॉल लो और छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। वो हमको दिख भी नहीं रहा है डीएनए, हम अब सब में माइक्रोस्कोप में देख के ऐसे हम नहीं कर सकते। तो वो हम इसी से करेंगे। किससे करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब मैं इतना डिटेल में डायग्राम अभी एक भी बार नहीं बनाऊंगी, तो इसको बना लेना, सिर्फ सर्कल बनाऊंगी तो आप समझ जाना कि वो PBR 322 बना रही हूँ मैं। अब क्योंकि आपको थोड़ी बहुत प्रोसेस पता चल गई है कि हम क्या करने वाले हैं, तो देख लो, सुन लो, दोनों करो। हाँ, ये हमारा प्लाज्मिड है PBR 322, यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने तो ये प्लाज्मिड अभी होस्ट के अंदर तो गया ही नहीं है, होस्ट के अंदर डालना है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक ये हो सकता है कि होस्ट के अंदर गया ही नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि होस्ट के अंदर गया पर एक्चुअली में जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी जगह पे आया ही नहीं। हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऑब्वियसली हो सकती है। एक ऐसा हो सकता है कि होस्ट के अंदर भी गया और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आया, ये भी हो सकती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक ऐसा कंडीशन जिसमें प्लाज्मिड ही अंदर नहीं गया, एक ऐसा कंडीशन जिसमें प्लाज्मिड गया पर हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था वो नहीं गया। अब ऑब्वियसली लक बाय चांस है ना, हम ऐसे सबको एक प्लाज्मिड उठा के तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालेंगे। हम इन जनरल एक ट्यूब लेंगे, उसके अंदर डीएनए लाइगेज डाल देंगे, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, उसके अंदर प्लाज्मिड डाल देंगे। वो खुद अपने आप कंबाइन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि नहीं गया, पॉसिबिलिटी है गया पर हमने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था तभी नहीं गया, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटा ही नहीं। या फिर पॉसिबिलिटी है कि गया भी है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें एंटर हुआ है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है। अब हम इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम पहले वो करते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो हुआ, अंदर प्लाज्मिड तो आया, लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है।
क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया हमारा। इसमें ट्रांसफॉर्मेंट तो है, बार बार थोड़ी लिखेंगे ये, रिकॉम्बिनेंट में तो मेन हमारा वो है रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है कि कौन कौन सा हमारा कॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, कौन कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, देखो एक हम कल्चर प्लेट लेंगे। अब ये कल्चर प्लेट क्या होता है मैम? कल्चर प्लेट वो होता है, जैसे मान लो न्यूट्रिएंट अगार ले रहे हैं, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी देखो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो हमको करते हुए दिखते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं उसको कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं। कल्चर प्लेट क्या होता है, एक ऐसी सर्कल सी होती है, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, शेप तो सर्कल होता है, डिफरेंट साइजेस की होती है, ऐसे सर्कल सी प्लेट होती है जिसके अंदर हमने सेमी सॉलिड ऐसे जेली टाइप ऑफ कुछ डाला होता है, यूजुअली अगार होता है पर कुछ और भी हो सकता है। वो अगार डाला होता है, उसके अंदर कुछ और भी साथ में, जैसे अगर मैं न्यूट्रिएंट अगार बोल रही हूँ तो अगार तो है ही है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले। क्यों न्यूट्रिएंट्स डाले? आपके और मेरे न्यूट्रिशन के लिए नहीं, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के लिए। कि अगर मान लो कि मैं ये बैक्टीरिया को, ये तीनों बैक्टीरिया को अगर मैं यहाँ पे ग्रो कराना चाहूँ तो वो कैसे ग्रो करेगी? उसको खाना तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए, तो वो खाना न्यूट्रिएंट अगार से लेगी। तो यही हम कल्चर प्लेट जो होती है उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। इसको आपको याद नहीं रखना है, ये आपको समझे कि मैं बोल क्या रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कल्चर प्लेट में हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया, हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जिसके अंदर हमने कोशिश की थी रिकॉम्बिनेंट बनाने की उसको। अब हमें पता नहीं है रिकॉम्बिनेंट बने हैं कि नहीं बने। हम लोग ने मान लो कि एक इसको, ये जो पूरा रिएक्शन है डीएनए लाइगेज के साथ, जो मैंने आपको बोला कि प्लाज्मिड डाल दिया, डीएनए लाइगेज डाल दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, वो खुद जुड़े। वो ट्यूब में से अब मैंने थोड़ा सा एक स्टिक लेके थोड़े से बैक्टीरिया बाहर निकाले और इधर रख दिया। ऐसे मैंने स्टिक लिया और इधर थोड़ा डाल दिया, फिर दूसरा स्टिक लिया, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक कोई भी एंटीबायोटिक डाल देंगे। मुझे याद है कि ये वाला जो साइड था ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, ये वाला जो साइड था ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था। ठीक है, इस न्यूट्रिएंट अगार के अंदर हमने तो बहुत सारे, अब देखो यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर दिए, पर अब एक ट्रिक है, न्यूट्रिएंट अगार मैंने खाली यूज नहीं किया, मैंने यूज किया न्यूट्रिएंट अगार प्लस एम्पिसिलिन। मैंने क्या किया, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है उसको भी मैंने इस न्यूट्रिएंट अगार में डाल दिया। तो अब वो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है, वो जितने भी बैक्टीरिया है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है वो रहेगी, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है? ये वाली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, यस। ये वाली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, यस। ऑब्वियसली इसके अंदर प्लाज्मिड जा रहा है। इन जनरल बैक्टीरिया के अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं होगा, तो तब वो एम्पिसिलिन सेंसिटिव होगी, तो वो इसके अंदर ग्रो ही नहीं करेगी। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको तो हटा ही दो, चलो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसमें ग्रो ही नहीं करेंगे। क्या ग्रो करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट। तो हमको ये तो पता चल गया कि चलो जो हमारे पास आया है बैक्टीरिया जो बचे हैं उसमें सब में ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट है, मतलब सब में आया तो है ही प्लाज्मिड। इतना समझे? कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना। हमने क्या किया कि जो बैक्टीरिया थी होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हमने कोशिश की कि हम वो प्लाज्मिड को डाल सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। अब हमें जानना है वो बैक्टीरिया की को हम देख नहीं सकते, पर हमें जानना है कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम उसको इस कल्चर प्लेट पे ग्रो करेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट अगर उसके न्यूट्रिशन के लिए होगा और एम्पिसिलिन होगा, ताकि हमें पता चले कि जो जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है वो बैक्टीरिया ही ट्रांसफॉर्म हुई है। अब मैं आपको इस स्टेज पे ये बता देती हूँ, मैं जब ये पढ़ रही थी ना तो मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है अगर वो बैक्टीरिया, तो वो तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करेगी तो वो एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट है, तो हमारे अंदर जो एम्पिसिलिन की मेडिसिन एंटीबायोटिक है वो काम ही नहीं करेगी। तो हमको ये क्यों चाहिए? हमको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं चाहिए, हमको वो बैक्टीरिया चाहिए जो हमारे लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रही है। हमको वो बैक्टीरिया, मान लो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट में ऐसी कोई जीन है जो इंसुलिन बना रहा है, हमारा मेन फोकस वो इंसुलिन निकालना है, हमारा मेन फोकस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया लेना नहीं है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको मेन हमारा जो एम है वो बता देती हूँ कि हमको बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट नहीं बनाना, तो हमारे लिए लॉस होगा। हमको क्या करना है, हमें जो जीन चाहिए उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने उस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। हमको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की जीन का काम
फाइनल स्टेज पे नहीं है, हमको सिर्फ तभी काम है जब हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांसफॉर्म हुई है या नहीं। इस कल्चर प्लेट में हमको ये पता चल गया कि वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है। ध्यान से सुनना, इफ द प्लाज्मिड इज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट, वो हमें पता चला है इस कल्चर प्लेट में। तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन है वो क्या करेगी, हमें मदद करेगी टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब अगर आपको याद हो, मैंने जो इनिशियल चालू करने से पहले जो मैं बोर्ड पे लिख के आई थी, उसमें जो सेकेंड वाला जो था सिलेक्टेबल मार्कर वाला जो पॉइंट, उसमें मैंने लिखा था इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसका मतलब क्या है, वो ये है, इसका मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन है वो सिलेक्टेबल मार्कर है हमारे लिए। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का फंक्शन सिर्फ सिलेक्टेबल मार्कर होना है, उसका फाइनल स्टेज पे हमारे पर्सनल यूज के लिए कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेबल मार्कर। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी बहुत दिमाग खराब किया है इसके लिए, पूरी जिंदगी तो नहीं पर अपने टाइम पे बहुत दिमाग खराब किया। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों उसको रेजिस्टेंट बनाना है, वो बिना रेजिस्टेंट के खुश तो घूम रहा था, हमारे लिए भी अच्छा था इसलिए बनाने, क्योंकि हमें इंसुलिन चाहिए। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इंसुलिन चाहिए, कुछ और भी हो सकता है। तो अभी हमने क्या किया, सारे के सारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को निकाल दिया, एक चीज हमने क्लियर कर दी। अब हमें पता करना है कि रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वुडन कोई भी चीज लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो ये अगर हमने डस्टर लिया, ठीक है, मैं क्या करूंगी, इस डस्टर को, डस्टर वो लोग यूज नहीं करते, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके ऊपर मैं रख दूंगी। तो ये जो सारी बैक्टीरिया है वो मेरे डस्टर के ऊपर ऐसे इधर आ जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी आ जाएगी। वो डस्टर के ऊपर मैंने रखा तो वो जो बैक्टीरिया है, आई मीन एक्चुअली में वुडन ब्लॉक यूज़ होता है, वो वुडन ब्लॉक के ऊपर अगर मैं ऐसे रखूँगी तो ये जितनी भी बैक्टीरिया है सारी नहीं पर कुछ उसके ऊपर चिपक जाएगी। ठीक है, मैं ऐसा ही कोई वुडन ब्लॉक यूज़ करूँगी। अगर उसके ऊपर चिपक गई, फिर मैं क्या करूँगी, एक दूसरी कल्चर प्लेट लूँगी और उसके ऊपर जाके यही डस्टर जैसा मैंने इधर रखा था वैसा ही उठा के मैं इधर जाके चिपका दूंगी। समझे, जैसा मैंने रखा था वैसा का वैसा सेम टू सेम इधर चिपका दूंगी। मेरे इधर चौक लग गया, समझ रहे हो ना, मतलब मैंने कहने का मतलब। तो क्या होगा, ये वाला जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, वो वाली सेम कॉलोनी यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली जो कॉलोनी है वो इधर आएगी, ये वाली जो है वो इधर आएगी, मतलब जिधर जो थी उधर वही कॉलोनी आएगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन आई होप सो नहीं हो। तो मैंने क्या किया, सेम टू सेम मेरे को चाहिए थी कॉलोनी इधर हो, ताकि मैं इस कॉलोनी और इस कॉलोनी को, कॉलोनी का मतलब होता है बैक्टीरिया का साथ में एक साथ अगर रहते, जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं वैसे बैक्टीरिया भी सब कॉलोनी में रहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे निकाला, इसको इधर चिपका दिया। ठीक है, चिपका दिया। अब क्या करना है हमको, हम और भी स्मार्ट है, हम क्या करेंगे, इस जो न्यूट्रिएंट अगार है उसके अंदर डाल देंगे टेट्रासाइक्लिन। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, इसमें मैंने डाला था एम्पिसिलिन ताकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग हो जाए। अब मैंने भी डाल दिया टेट्रासाइक्लिन। तो अब क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कौन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वो है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जो किसके अंदर है, ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमने टेट्रासाइक्लिन का जीन निकाला ही नहीं है। इसमें टेट्रासाइक्लिन का जीन निकल गया तो ये टेट्रासाइक्लिन का सेंसिटिव होगा, ये तो ऑब्वियसली सेंसिटिव होगा क्योंकि हमारे पास ऐसा प्लाज्मिड ही नहीं है। समझ रहे हो। तो अब मान लो कि ये जो दो थी ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट थी, तो ये वाली जो दो कॉलोनी है अब ये नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि यहाँ वाली जो कॉलोनी है वो मेरे काम की है, तो अब मैं यही सेम जो कल्चर प्लेट थी अब मैं इधर ले जाऊंगी। तो इसमें कौन सी मेरी काम की कॉलोनी है, ये दो, यही दो जो कॉलोनी है वो है हमारी रिकॉम्बिनेंट, ये वाली जो दो है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। समझ रहे हो। अब समझ में आया मैंने क्या किया, क्या वापस एक बार एक्सप्लेन करूं, चलो करते हैं। ये हमारी PBR 322 की जीन है। मैंने क्या किया, फटाफट
जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और उसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के अंदर डाल दिया। अब वो मैंने डाल दिया, मुझे चेक करना है कि वो डला कि नहीं, मुझे ये भी चेक करना है कि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में गया कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, देखूंगी पहले तो कल्चर मीडिया का प्लेट बनाऊंगी, कल्चर प्लेट बनाऊंगी जिसके अंदर एम्पिसिलिन भी होगा। तो वो ग्रो करेगी जिसको जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है वो सारी ग्रो करेगी। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो तो ग्रो ही नहीं करेगी। फिर उसके बाद मैं डालूंगी उसको टेट्रासाइक्लिन के अंदर, कल्चर प्लेट के अंदर। तो कौन ग्रो करेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगी। जो अब नहीं ग्रो करी, अब मुझे दिख रहा है कि ये वाली बैक्टीरिया जो है वो मर गई है, तो वो वाली जो जगह है वो सेम अगर मैं इधर रेप्लिकेट करूंगी तो ये वाली मेरे काम की चीज़ है, मतलब इसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। अब ये जो डिसाइड करती है कि रिकॉम्बिनेंट है या नहीं, टेट्रासाइक्लिन ने डिसाइड किया, टेट्रासाइक्लिन डाला तो उसको पता चला ये है इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन जीन है, इसको निकालो, ये है तो इसको मत निकालो, हम इससे नहीं लड़ सकते। तो टेट्रासाइक्लिन ने डिसाइड किया कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो टेट्रासाइक्लिन क्या हुआ, हमारा क्लोनिंग साइट हुआ। ये भी मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था, जो 3 लिखे थे मैंने, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट विल हेल्प इन नोटिसिंग या जो भी है रिकॉम्बिनेंट जीन को हमको नोटिस करने में मदद करता है। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन क्या है, क्लोनिंग साइट। अब समझ में आया, जो मैंने इनिशियली में 3 लाइन लिखी थी ऐसे तड़कती भड़कती, तब कितनी समझ आई थी और अब कितनी आ रही है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो हमको पता है कि देखो जिसका ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वो हमारे काम की होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज़्यादा होना भी चाहिए। वो कंट्रोल करता है कि कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे आगे मल्टीप्लाई होंगे। सिलेक्टेबल मार्कर हमें मदद करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने के लिए। क्लोनिंग साइट हमें रिकॉम्बिनेंट्स को निकालने में मदद करता है या कौन वो पता करने में, ठीक है। इतना ये हमारा प्रोसेस है। अभी ये जो 3 बात बोली उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो नॉर्मल जो डीएनए होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो हमारा, तो अगर हमको उसकी रेप्लिकेट करना है तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे प्लाज्मिड के अंदर डाल देंगे जिसकी मदद से हमारा रेप्लिकेशन हो सके। तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इधर डाल देंगे और उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। जितना ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उतना ज़्यादा हमारा कॉपी नंबर बनेगा, ठीक है। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर, ऑब्वियसली विल सिलेक्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, कोई भी एंजाइम्स हमने अभी पढ़ा क्या था, वो एम्पिसिलिन। हर किसी के लिए, हर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अलग हो सकते हैं। कैनामाइसिन हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन खुद हो सकता है, हालांकि इसमें नहीं था लेकिन हो सकता है। उसके अलावा क्लोनिंग साइट वही जो हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की, तो हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखो ये हमारा अगर PBR 322 है तो वो PBR 322 की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ पर एक्ट करेगी, उसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, बाम H1 इधर एक्ट करेगी और ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो काटेगी। अब हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसके लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मान लो कि बाम H1 इसको भी कट करता तो फिर बहुत ऐसे मैसअप हो जाता, उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन साइट, और क्लोनिंग साइट को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते पर हमको यूज़ वो करनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक ही क्लोनिंग साइट रखती है, ठीक है। उसके अलावा साइज़, वो जो प्लाज्मिड है उसका साइज़ जितना छोटा उतना अच्छा, ऑब्वियसली होस्ट के अंदर जाने में इजी रहेगा। कैरिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उतना अच्छा। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, बेस पेयर। तो एक प्लाज्मिड के अंदर कितने बेस पेयर आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किलो बेस पे, और 1 किलो बेस के अंदर आते हैं ऑब्वियसली 1000 न्यूक्लियोटाइड। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम आता है वैसे 1 किलो बेस के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। किलो बेस यानी बेस पेयर्स, समझ रहे हो। तो जितना हम लोग कितने सेल्फिश, हमको बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड भी ज़्यादा चाहिए और इसका साइज़ भी कम चाहिए ताकि हम लोगों का काम ईजी हो। पर ठीक है, हर ऑब्वियसली इतना ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जो सबसे छोटा और सबसे बड़ी कैरिंग कैपेसिटी हो, पर लेकिन डिपेंडिंग ऑन हर चीज़ के लिए हर टाइम पे हमारा मेन एम अलग अलग होता है। कभी हमको साइज़ बड़ी चाहिए होती है, कभी हम लोगों को कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम उस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम वो वाला प्लाज्मिड यूज़ करते हैं।
पर अगर आइडियल प्लाज्मिड देखें, ऑब्वियसली आइडियल कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, पर तो भी हम पढ़ते हैं ना, आइडियली देखें तो साइज छोटा होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमने PBr 322 पढ़ा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है 4.6 kb किलो बेस, ठीक है। PBr 322 बहुत ही बढ़िया प्लाज्मिड है, एकदम मज़ा आ जाए वैसा प्लाज्मिड है, पर लेकिन वो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब आपने देखा पहले हम लोग ने एम्पेसिलिन वाले कल्चर प्लेट में ग्रो किया था, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन वाले कल्चर प्लेट में ग्रो किया था, तो इतनी मगज मारी है। तो दिस इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस। और हमको ये भी नहीं जमा, हमें इससे भी कम आसान, कम मुश्किल, यानी इससे भी आसान चीज़ चाहिए, तो हमने इसको जाने दिया और हम कुछ नया लेके आए जो है PUC8, विच इज़ ओनली अ 1-स्टेप प्रोसेस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है कि नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर गया कि नहीं, वो पता करने के लिए अब सिर्फ एक ही प्रोसेस चाहिए, एक ही स्टेप चाहिए, उससे हमको पता चल जाएगा। पहले हमने PBr 322 में बहुत ज़्यादा स्टेप की, पर 2 स्टेप की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो हमको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि 2 क्यों स्टेप करें, हम एक ही करेंगे, तो हमने PUC8 बना दिया, तो PUC8 को पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बोलनी है कि नॉर्मली हमारे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ई कोलाई, उसके अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स नहीं होती है, उसके अंदर वो प्लाज्मिड नहीं होता, वो हम डालें तो ही वो रेजिस्टेंट का जीन आता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ PUC8। इसकी कैरिंग कैपेसिटी इज 2.7 kb। ये कैसे याद रखोगे, देखो PBr 322 PBr 322 की थी 4.3, आई गेस मैंने पहले 4.6 बोली थी, आई डोंट नो, अगर 4.6 बोली थी तो गलत है, वो 4.3 है। अब 4 का हाफ करो तो 2, और 3 को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 3 का हाफ करो, यानी नीचे वाला जो पार्ट है इसको हटा दो, तो ये क्या बचा, ऐसा और ये ऐसा, तो 2.7 kb हो गया। तो दोनों का हाफ हाफ करना, PBr और इसकी मिल गए। अब ये PUC8 यूज़ करने का एडवांटेज क्या है कि यही कि इसका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना, ये बहुत जल्दी जल्दी कॉपी करता है। कॉपी मतलब वो नहीं जो आप करते हो, कॉपी इन द सेंस रेप्लिकेट करता है, बहुत फटाफट रेप्लिकेशन करता है, तो कॉपी नंबर ज़्यादा। और दूसरा कि इसमें बहुत कोई ऐसे हाई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है कि 2-2 बार कल्चर प्लेट बनाओ, उसको इधर से उधर स्टिक करो और ये करो, ये एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। तो करना क्या है हमको, ये हमारा PUC8 का स्ट्रक्चर है। ओ वाह, चलेगा ना ऐसा सर्कल, एक साइड तो ऑब्वियसली एम्पेसिलिन हो गया, और ये होगा LAC-Z जीन। LAC-Z जीन इन जनरल जो ये प्लाज्मिड है उसके अंदर क्या फंक्शन है इसका फंक्शन होता है बनाना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इसका एक्चुअल फंक्शन होता है। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, BAMH1, SMA1, EcoR1, HIND3। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो। जैसे बाम्समाइको हिंड, बाम्समाइको, फिर हमारा हिंदुस्तान। तो इको फ्रेंडली बाम हमको कहाँ मिलता है, हमारे हिंदुस्तान में, इतने स्मार्ट लोग हैं उधर, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है PUC8 का। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट हो रही है, ये सब चीज़ें तो होगी, उसके अलावा एक LAC-Z जीन होगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है, LAC-Z जीन। अब ये एक्चुअली में क्या है, क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है वगैरह हम देखते हैं। एक कल्चर प्लेट लिया, याद रखना सिर्फ एक ही कल्चर प्लेट लिया, उसके अंदर मैंने ग्रो कराई कुछ कॉलोनीज, ठीक है। इसी की कॉलोनी, ये वाला जो बैक्टीरिया ये हमने डाला, फिर से ये बैक्टीरिया नहीं प्लाज्मिड है, हमने ये PUC8 वाला जो प्लाज्मिड है वो लिया, इसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला LAC-Z पे, यहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, और ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, और ये रिकॉम्बिनेंट है।
इस कल्चर प्लेट में मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगी देखना, ध्यान से सुनना। नॉर्मल अगार जो है वो, इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें एक्स गाल और एम्पिसिलिन। तो हमको इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि अगार न्यूट्रिशन के लिए है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो नहीं है उसको निकालने के लिए। तो अब क्या होगा, ये वाली तो ग्रो ही नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है, तो वो ग्रो ही नहीं करेगी। कौन ग्रो करेंगे, एक करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और एक करेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो अब हमको कैसे एक ही प्लेट में कैसे पता चलेगा कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन रिकॉम्बिनेंट है, तो वो ऐसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना। जो लैग-जी जीन है वो बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस का कुछ फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन होता है, वो होता है कि एक्स गाल के रिलेटेड। वो क्या करता है, एक्स गाल जो कि एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब जो कलर देता है, क्या ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। और ये एक्स गाल का पूरा नाम क्या है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आयोडाइल बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड। मैं भी इतना फंबल कर रही हूँ, देखो हार्ड नहीं है। 5 ब्रोमो, 5 के बाद 4 क्लोरो, 4 के बाद 3 आयोडोनाइल, उसके बाद बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड। बस छोटू सा नाम है, ऐसे याद रखो। 5 4 3, उसके बाद ये इनिशियल BCIG। ऑब्वियसली बीटा गैलेक्टोसाइड है तो बीटा गैलेक्टो होगा, तो BCI जैसे ICICI ऐसा कुछ नाम है बैंक का, तो BCI ऐसा याद रख सकते हो। तो ये क्या करता है, इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक्स गाल को किसी कलर में करता है कन्वर्ट। वो क्या कलर है, वो कलर है ब्लू या वाइट, मैं बताती हूँ, रुक जाओ। कुछ ऐसी कॉलोनीज आएगी जो ब्लू कलर की होगी, कुछ ऐसी कॉलोनीज आएगी जो वाइट कलर की होगी, जिसको मैं बनाऊंगी ब्लैक से, क्योंकि मैं बस वाइट पे वाइट में नहीं बना सकती। जो ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं है, वो ब्लू कलर का होगा। जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मतलब कि उसके अंदर लैग-जी जीन है, जिसके अंदर लैग-जी जीन है उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस है वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं वाइट हटा सकती हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट जो है, ऐसे याद रखो, TB ट्यूबरक्लोसिस हमारी इंडिया की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत लोगों को होती है, बहुत ही कॉमन होती है। हॉस्पिटल में जाओगे तो कोई भी वैसे जाओगे तो वहाँ पे 50% पेशेंट वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं। बहुत प्रॉब्लम है इधर। हमको ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करना है, तो वो इरेडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी मेहनत करेंगे। मेहनत करने के लिए हम TB को लर्न करेंगे। क्या कैसे लर्न कर सकते हैं हम लोग TB को, बार बार रीराइट लिख के। तो यू नीड टू लर्न इट थ्रू रीराइटिंग। तो उससे क्या रखोगे आप, TBRW। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो कौन से कलर के होंगे, वो ब्लू कलर के होंगे। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेंट विल बी ब्लू कलर। जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं है, यानी क्या है, लैग-जी जीन है। लैग-जी जीन क्या बना रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो इस कल्चर मीडिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एक्स गाल है, उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब अगर ब्लू कलर आएगा तो मैं समझ जाऊंगी वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। अब मान लो कि RW यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट जो वाइट कलर दे रही है, सॉरी रिकॉम्बिनेंट जो वाइट कलर दे रही है, वो कैसे दे रही है, रिकॉम्बिनेंट है। लैग-जी जीन की जगह पर क्या है, यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी लैग-जी जीन क्या है, नहीं है। तो लैग-जी जीन का क्या हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लैग-जी जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है, तो मतलब अब वो काम नहीं करेगी। वो काम नहीं करेगी तो ब्लू नहीं बनाएगी। ब्लू नहीं बनाएगी तो क्या होगा, वाइट रहेगा वो।
समझे? तो इस तरीके से हम एक ही स्टेप में दो अलग अलग काम कर सकते हैं। पहला सिलेक्टेबल मार्कर का भी, क्लोनिंग साइट का भी। सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसको तो निकाल ही दो, सिलेक्टेबल मार्कर। दूसरा हम लोग ने ये देख लिया कि जो ब्लू टर्न हो रही है वो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ब्लैक मैंने बनाई है वाइट टर्न हो रही है वो रिकॉम्बिनेंट है। समझे? इतना एकदम ईजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मैं वापस रिपीट करती हूँ। PUC-8 जिसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है 2.7 kb, जिसका कॉपी नंबर ज़्यादा होता है और जो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन होता है, LAG-Z जीन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो नॉर्मली होना चाहिए वो होता है। LAG-Z जीन का काम क्या है? वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को बनाती है। LAG-Z जीन का मेन फंक्शन है ये, ठीक है, उसका बनाना है। वो जीन ही यही काम कर रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस को बनाना। अब हमने क्या किया, एक कोई भी हम लोग ने होस्ट ऑर्गेनिज्म लिया और हमने चाहा कि हमको इसके अंदर ये वाली प्लाज्मिड डालनी है विद आर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने लिया, मैंने कोशिश की इसके अंदर डालने की, फिर उसके बाद इसी प्लाज्मिड को मैंने एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। और अब मुझे देखना है कि मेरा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेशन के साथ रिकॉम्बिनेंट आया है कि नहीं आया, और आया है तो कौन सा वाला आया, कौन सी कॉलोनी आई। तो हम वो देखने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसी कल्चर प्लेट में डालेंगे जिसके अंदर अगार होगा, एक्सगाल होगा और एम्पिसिलिन होगा। अगार ऑब्वियसली उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एक्सगाल एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, यानी वो क्रोमोजेनिक, क्रोमो का हर जगह मतलब होता है कलर, तो वो कलर प्रोवाइड करेगा, कलर। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको निकाल ही देगा कि भाई तेरे पास तो जीन ही नहीं है, तो निकल, अब मैं तेरे को मारता हूँ। तो इस तरीके से हमको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो हट गए, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट मिले। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है वो क्या करता है, वो एक्सगाल यानी 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आयोडाइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइड उसको तोड़ता है और ब्लू कलर में बना देता है। क्या बनता है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ब्लू कलर बन जाता है। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि जो ब्लू कलर बन रहा है उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस किसके अंदर है, जिसमें LAG-Z जीन है, मतलब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं गया, तो ब्लू वाले बेकार है। टी वाले बेकार है, ब्लू है। उसके बाद वाइट वाले जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो LAG-Z की जगह पे जा रहा है। अब LAG-Z नहीं है तो उसका क्या हुआ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा, तो ब्लू कलर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब वो वाली जो कॉलोनीज होगी वो वाइट होगी, जो हमारे काम की है, ठीक है। ग्रो वो भी करेगी, ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं करेगी। टेट्रासाइक्लिन जब हमने पिछली बार पढ़ा था तो वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर रही थी, पर यहाँ पे ग्रो करेगी। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट खाली हम लोग ने देखा है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है या नहीं, तो उसका हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, हमने दूसरा कुछ और एंटीबायोटिक डाला ही नहीं है, तो ग्रो करेगी, वो वाइट कॉलोनीज देगी, तो हमें उससे पता चलेगा वो हमारे काम की है। इससे हम पता करते हैं कि PUC-8 होता है बहुत अच्छा प्लाज्मिड होता है। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आए, डू टेल मी, मैं वापस समझा सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 2 मेन वाले प्लाज्मिड्स जो थे वो खत्म हो गए, क्या, PBr322 और PUC-8। अब बचे कुछ टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस अटैक करते हैं वो हो सकते हैं, मोनोकोट डाइकोट, प्लांट्स के लिए अलग होते हैं, एनिमल्स के लिए अलग होते हैं, तो वो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वो पढ़ते हैं। अब आपको याद है इसलिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एक हमारे पास क्या था, LAG-Z जीन, LAG-Z जीन क्या बना रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अब इन जनरल बीटा गैलेक्टोसाइडेस का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में भी होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वो करता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। पर इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस होगा तो वो क्या करेगा, एक्स गाल को कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में, ब्लू क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में। अगर ये एब्सेंट होगा तो वो कुछ कन्वर्ट नहीं करेगा, एक्स गाल को किसी में नहीं। आप वाइट कर दो, वाइट हो जाएगा, तो वाइट कॉलोनीज तो क्या होगी, वो रिकॉम्बिनेंट होगी, और जो ब्लू कॉलोनीज होगी वो ट्रांसफॉर्मेंट होगी बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और इसको कैसे याद रख सकते हैं, TB रीराइट। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियोफाज।
जिसको मैं ऐसे लिखूंगी तो आप समझ जाना। तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है? इन जनरल ऐसा वायरस होता है जो कि ई कोलाई को अफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। तो इन्फेक्ट्स ई कोलाई। दो टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, एक होता है लैम्ब्डाफाज का वेक्टर, यही नाम है, और दूसरा होता है M13 फाज वेक्टर। ठीक है, इसमें इतना डिटेल अभी जो भी बताऊंगी बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं, जितना डिटेल पढ़ना था हमने PBR 322 और PUC 8 में पढ़ लिया था। अब हमें सिर्फ बेसिक्स जानने। तो इसका तो है ये कि डायरेक्टली ई कोलाई को इन्फेक्ट कर देता है, जिसको M13 फाज वेक्टर बोलते हैं। इसमें हमको खाली इतना याद रखना है कि ये कितनी इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 23 किलो बेस। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, ट्रांसफेक्शन क्या होता है? ट्रांसफेक्शन होता है कि हम डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और डायरेक्टली हम लोग प्लाज्मिड के अंदर डाल दे रहे हैं, कुछ मगजमारी नहीं है। तो डायरेक्ट काम हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग वो होस्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट काम हो रहा है, इतना आप याद रखना ट्रांसफेक्शन में। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉस्मिड। कॉस्मिड में क्या होता है? जैसा नाम है वैसा ही काम है। कॉज साइट ऑफ बैक्टीरियोफाज प्लस ओरी साइड ऑफ प्लाज्मिड। तो इन लोगों ने क्या किया, शुरुआत का और एंड का जोड़ दिया और एक नाम बना दिया प्लाज्मिड। तो लैम्ब्डाफेज के अंदर होता है, बैक्टीरियोफाज में लैम्ब्डाफाज, उसके अंदर होता है यहाँ पे कॉज साइट जो कि 12 किलो बेस जितना होता है, और ओरी साइड ऑफ प्लाज्मिड तो मैंने आपको बता दिया ओरी साइड क्या होता है। तो वो दोनों को कंबाइन करके एक वेक्टर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिड। उसके अलावा होता है याक, नो नॉट दैट यक, YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वो क्या होता है? एक ऐसा हम लोग ने एक ऐसा वेक्टर बनाया है जो कि ईस्ट से बन के, अब देखो ये सब के तो देखो किलो बेस कितने 23 है, वो तो हमने 4.3 और 2.7 ये सब पढ़ा। तो ये सब छोटे छोटे, मान लो कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा है कि ये इसके अंदर पूरा भी फिट ना आ पाए तो क्या करेंगे? मान लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट 600 KB का, मान लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट 1000 KB का, तो किस में फिट करेंगे? तो हम उसके लिए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो कि ईस्ट के क्रोमोसोम को मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे? मेड आउट ऑफ ईस्ट क्रोमोसोम। ईस्ट के क्रोमोसोम से बना है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? 600 KB से लेके 1400 तक जा सकते हैं। 1400 का भी आप इमेजिन कर सकते हो कि आप यूज़ कर सकते हो, पर हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती ना किसी के अंदर। अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है। और इन जनरल भी ऐसा ही होता है, कोई भी इंसान इतना तो है ना कि सभी कुछ अच्छा होगा। एक मिनट, इंसानों के पीछे स्टेबिलिटी की स्पेलिंग भूल गई। कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं है ना कि सभी चीज़ों में अच्छा होगा। यू कैन नेवर सी ब्यूटी विद ब्रेन्स, है ना। तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा हमें चाहिए तो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। कैरिंग कैपेसिटी YAC का बहुत ज़्यादा है तो फिर इसकी स्टेबिलिटी काम चला हुआ है, इसकी ये स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा है कि उस दूसरे वेक्टर्स में ही नहीं आया, तब हम लोग यूज़ करेंगे YAC। इसके अलावा एक और होता है BAC, यकबक। नहीं बोलना है ऐसा, है ना, बोल सकते हैं, तो मना नहीं करेगा, पर पर्सनली बोलना। तो ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसकी कैरिंग कैपेसिटी YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से थोड़ी कम होती है, इसकी 300 KB जितनी होती है। हालांकि ये भी बहुत बड़ी है, पर हाँ इससे YAC याक से कम होती है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑब्वियसली बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से बना है, जैसे कि ईस्ट वाला ईस्ट के क्रोमोसोम से बना था। वाह वाह वाह, क्या तो बढ़िया बात कर दी। तो ये 2-3 है, इसके अलावा और भी दूसरे होते हैं वेक्टर्स, जो लिखो तो मैं बताऊँगी। एक मैं आपको बात और बता देती हूँ कि ये जो BAC है ये HGP में यूज़ होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है वेक्टर।
बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ऐसे देखा जाए HGB पर, लेकिन आपके लिए इतना बड़ा नहीं है। अगर आपको पीछे फटाकों की आवाज़ आ रही है वो इसलिए क्योंकि दिवाली चल रही है, तो फटाके फूटेंगे, मैं उनको जा नहीं सकती बोलने के लिए, क्या करें। ठीक है, तो ये है, लिख लो, फिर 2 और है वो मैं बताती हूँ। नंबर एज यूजुअल मैं भूल गई कितना पढ़ा है मैंने, 1 2 3 4 ना, 5वां। अब हम पढ़ेंगे TI वेक्टर, जिसको बोलते हैं ट्यूमर, फुल फॉर्म ऑफ ट्यूमर इंड्यूस्ड वेक्टर। तो ये क्या है, प्लांट की बात करेंगे। ये यूजुअली किस में यूज होता है, प्लांट्स में। क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसका नाम है एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। प्लीज़ चेक द स्पेलिंग, मुझे आइडिया नहीं है। तो एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि डाइकॉट प्लांट्स को अफेक्ट करती है। ये हमारा प्लांट है, एकदम मस्त खुश वाला प्लांट है। हालांकि इतना खुश लग नहीं रहा है, पर आप ऐसा मान लो कि खुश है। हम भी खुश नहीं है ना अंदर से, लेकिन दिखाते तो है ना दूसरों को कि हम बहुत खुश है। तो वैसे ये प्लांट भी वैसा ही, पर क्या हुआ, ये रूट है। अब आया भाई साहब एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, वो वाला जो बैक्टीरिया है वो जाके है ना ऑलरेडी बीमार प्लांट पे अफेक्ट कर दे। मान लो ये वाला प्लांट जो है उसको ऑलरेडी थोड़ा दिमाग ऐसे संकी सा है, थोड़ा बीमार है वो, तो क्या करेगा, वो इस पे मौका देखेगा और इस पे जाके अटैक कर लेगा। इस पे अटैक कर लेगा ना, तो क्या प्रॉब्लम है ना इसमें कि ये जो इसके अंदर जीन होती है ऐसी कोई, जिसको बोलते हैं TDNA। क्या बोलते हैं, TDNA। वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर होता है विरुलेंस फैक्टर। यानी कि अगर ये वाला जो बैक्टीरिया है ये आके अगर प्लांट के अंदर ये वाला जीन डाल देता है, जो कि यूजुअली ऐसा ही होता है, तो क्या होगा, T होगा, T यानी ट्यूमर होगा। तो रूट के अंदर क्राउन लाइक ट्यूमर हो जाता है। ये इन जनरल ऐसा होता है प्लांट्स के अंदर, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। ये TDNA की वजह से यहाँ पर ट्यूमर हो जाता है, जिसको हम, जो क्राउन लाइक होता है, रूट के अंदर ट्यूमर हो जाता है, और ये इस वजह से पूरा का पूरा प्लांट अफेक्ट हो गया। पर लेकिन हम क्या करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमको पता है कि TDNA है, उसके अंदर विरुलेंस फैक्टर है जो ये कॉज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, विरुलेंस फैक्टर को निकाल देंगे और हम उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। तो TDNA तो वैसा ही रहेगा, मतलब वहाँ से कट करेंगे हम लोग और इसके अंदर डाल देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब विरुलेंस फैक्टर रहा नहीं रहा, तो यानी कि अब डिजीज होगी, नहीं डिजीज नहीं होगी, ट्यूमर होगा, हाँ ट्यूमर होगा, मतलब ऐसा बहुत बड़ा ट्यूमर नहीं, पर हाँ ट्यूमर होगा इन द सेंस कि वो उतना ही डुप्लीकेट करेगा जितना नॉर्मली करता है। पर लेकिन अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका प्रोटीन फॉर्म करेगा, विरुलेंस फैक्टर का नहीं। तो डिजीज ना करके हमारी मर्जी की चीज़ करेगा। तो हमें प्लांट में अगर कुछ करवाना हो तो हम लोग वो उसके लिए TI प्लाज्मिड की यूज़ लेते हैं, और अगर हमें एनिमल में कराना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ लेते हैं रेट्रोवायरस की। किसकी, जो कि हमारा नेक्स्ट है। रेट्रोवायरस बहुत ही भयानक सा है एक वायरस, जो कि ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। ये नॉर्मल सेल जो है उसको भी एक और वॉर्म फूटा, उसको भी कैंसरस में कन्वर्ट करता है। तो ये एनिमल्स में, अब रेट्रोवायरस का जो मेन कॉजिंग जो है उसको हटा के हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, तो ये एनिमल्स में यूज़ होता है, या ह्यूमंस, हम भी तो एनिमल्स में आते हैं। कुछ लोगों की नहीं, सब की बात कर रही हूँ, हम सब एनिमल्स में आते हैं। इसके अलावा लास्ट है एक शटर वेक्टर्स। अब जैसा नाम वैसा काम, दो चीज़ों के बीच में शटर करेगा। अब देखो, मान लो कि एक ये मैंने बताया एनिमल के लिए, कुछ मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स के लिए ये वाला प्लाज्मिड होता है, कुछ मैंने बताया यूकैरियोट्स के लिए ये वाला प्लाज्मिड होता है। तो अब मान लो कि हम इतने ढीठ है कि हमको प्लाज्मिड भी एक ही चाहिए, कि चलो मेरे को यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों के लिए सेम वेक्टर बता दो, तो उसका भी हम लोग ने इंतज़ाम कर दिया। EPF ये क्या है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि ईस्ट में भी यूज़ हो सकता है और E. coli में भी यूज़ हो सकता है।
ई कोलाई इज अ प्रोकैरियोट एंड ईस्ट इज अ यूकैरियोट। फिर उसके अलावा है मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। तो ये क्या है, मोनोकॉट प्लांट्स में भी यूज हो सकता है और डाइकॉट प्लांट्स में भी यूज हो सकता है। नॉर्मल टीआई जो था वो सिर्फ डाइकॉट में यूज हो रहा था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में मॉडिफाइड यूज होता है और इन जनरल टीआई प्लाज्मिड जो है वो डाइकॉट में यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके साथ हमारे सारे वेक्टर्स कंप्लीट हुए। आज का लेक्चर बहुत एक्सप्लेनेटरी वाला था, तो आई होप आपको समझ में आया, और नहीं आया तो यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो दैट इज इट, आज का लेक्चर यही कंप्लीट हुआ। एक और बम फूटा, और अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगी विद प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, कैसे करते हैं ये हम लोग ने। अभी तक तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया है, अब आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।